नमकीन और भारी हवा फेफड़ों को दबा रही थी। दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में स्थित अंतर्राष्ट्रीय विशेष युद्ध प्रशिक्षण केंद्र की सुबह हमेशा चिपचिपी भाप से शुरू होती थी। बैरक से आने वाली पसीने, तेल और बारूद की मिलीजुली गंध प्रिया शर्मा के लिए जानी पहचानी थी, लेकिन आज यह विशेष रूप से तीखी लग रही थी। उसने अपना सारा ध्यान अपनी राइफल को खोलने और जोड़ने पर केंद्रित कर दिया। ठंडे धातु के पुर्जे उसके नाजुक हाथों के नीचे अलग हो गए और फिर से एक घातक हथियार के रूप में जुड़ गए। इस प्रक्रिया में कोई झिझकर या अतिरिक्त हरकत नहीं थी। जैसे कोई उस्ताद अपने लंबे समय से बजाए जा रहे वाद्य यंत्र को संभालता है, उसकी हरकतें शांत और सटीक थीं। इस शांति को भारी भरकम जूतों की आवाज ने तोड़ा। बैरक के प्रवेश द्वार पर एक परछाई पड़ी। वह रूसी स्पेट्सनाज की कैप्टन ईवा रोस्तोवा थी, लगभग 180 सेंटीमीटर लंबी। उसकी वर्दी की आस्तीन के नीचे की बाहें मजबूत मांसपेशियों से भरी थीं। उसने बैरक के अंदर एक सरसरी निगाह डाली। उसकी नजर दूसरे बड़े पुरुष सैनिकों से होते हुए सबसे कोने में अपनी बंदूक की सफाई कर रही छोटे कद की प्रिया पर जाकर टिक गई। ईवा के होठों पर एक हल्की सी हंसी तैर गई। उसने अपने बगल के साथी से धीरे से कुछ कहा और दोनों के कंधे हल्के से हिले। वे जिस भाषा में बात कर रहे थे वह समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें छिपी मैप्रीस और उपेक्षा की भावना भाषा की बाधा को पार कर स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। प्रिया उनकी नजरों को महसूस कर रही थी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अनगिनत बार खुद को प्रशिक्षित किया था कि भावनाओं को प्रकट करना कमजोरी दिखाने जैसा है। इसके बजाय उसने राइफल के अंतिम हिस्से बोल्ट कैरियर ग्रुप को जोड़ते समय धातु की कर्कश आवाज पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। क्लिक। दुनिया की सबसे स्पष्ट आवाज। यह ठंडा लोहा ही उसका एकमात्र उपकरण और साथी था जो उसे साबित कर सकता था। वह चुपचाप अपनी जगह से उठी और शूटिंग रेंज की ओर चल पड़ी। उसके पीछे कई निगाहें लगी थीं, सहानुभूति, जिज्ञासा और अधिकांश उपेक्षा की। एशिया के एक छोटे से देश से आई एक महिला, और वह भी छोटे कद की विशेष सैनिक। उनके लिए प्रिया एक तरह की कौतुक की वस्तु या प्रशिक्षण की गुणवत्ता को कम करने वाली एक अवांछित मेहमान थी। शूटिंग रेंज पहले से ही बारूद की गंध से भरी हुई थी। विभिन्न देशों के जाने माने विशेष सैनिक अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। 25 मीटर आगे के लक्ष्य पर गोलियों के लगने की धमक लगातार गूंज रही थी। प्रिया अपने निर्धारित लेन में खड़ी हो गई। बगल की लेन में ईवा पहले से ही शूटिंग के लिए तैयार थी। उसने पारंपरिक मुद्रा में बंदूक को कंधे से लगाया और लंबी गहरी सांस के साथ फायर को नियंत्रित किया। ठाइंग ठाइंग ठाइंग। उसकी गोलियां लक्ष्य के केंद्र में काले घेरे के अंदर एक एक करके समा गईं। प्रशिक्षक ने उसके स्कोर की जांच की और संतोषजनक भाव व्यक्त किया। अब प्रिया की बारी थी। उसने ईवा से बिल्कुल अलग मुद्रा अपनाई। उसने अपने शरीर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे किया और अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ा अधिक फैलाया। यह सटीक निशानेबाजी के बजाय किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए एक व्यावहारिक मुद्रा थी। प्रशिक्षक की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह एक आम धारणा थी कि इस तरह की अस्थिर मुद्रा से उच्च करतारा अंक प्राप्त करना मुश्किल है। शुरू का संकेत मिलते ही प्रिया के हाथ में बंदूक ने आग उगल दी। ठा 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 ठा। शांति को भंग करने वाली गोलियों की आवाज तेज और संक्षिप्त थी, जैसे कोई बिंदु लगा रहा हो। 10 गोलियों की आवाज एक के बाद एक छोटे अंतराल पर गूंजी। ईवा सहित आसपास के सभी सैनिक हैरान होकर उसे देखने लगे। इतनी तेज गति से लक्ष्य को भेदना लगभग असंभव था। जब तक प्रशिक्षक ने दूरबीन से उसके लक्ष्य की जांच की, तब तक शूटिंग रेंज में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसरा रहा। लक्ष्य के केंद्रीय काले घेरे में 9 गोलियों के निशान मामूली अंतर से एक दूसरे पर चढ़े हुए थे और 10वीं गोली ठीक उसके बगल में लगी थी। यह ईवा के स्कोर से केवल 2 अंक कम था, लेकिन इसमें लगा समय आधे से भी कम था। प्रशिक्षक ने बिना कुछ कहे स्कोर दर्ज कर लिया। उसके चेहरे पर अब कोई संदेह नहीं था। इसके बजाय उस जगह पर एक ऐसी घटना को देखने वाले की हल्की सी श्रद्धा थी जिसे समझा नहीं जा सकता था। प्रिया ने चुपचाप अपनी मैगजीन बदल ली। आसपास की निगाहें बदल चुकी थीं। उपेक्षा और मेप्रीस गायब हो गए थे और उनकी जगह घबराहट और सतर्कता ने ले ली थी। विशेष रूप से ईवा की नजर उस पर पूरी तरह से टिकी हुई थी। यह साधारण प्रतिस्पर्धा से परे, अपनी समझ से बाहर के
किसी अस्तित्व के प्रति एक आदिम शत्रुता के करीब था। प्रिया ने उस नजर से बचकर नहीं, बल्कि सीधे उसका सामना किया। यह तो बस शुरुआत थी। इस नारकीय प्रशिक्षण शिविर में जीवित रहने के लिए, अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए, उसे उन सभी ठंडी नजरों को तोड़कर शीर्ष पर पहुंचना था। उसका दिल ठंडक से धड़कने लगा। नर्क की पदयात्रा शुरू हो गई। यह पूरी तरह से सुसज्जित होकर 30 किलोमीटर के पहाड़ी इलाके को पार करने का प्रशिक्षण था। डिपार्ट के संकेत के साथ ईवा ऐसे आगे बढ़ी जैसे वह इसी का इंतजार कर रही थी। उसकी विस्फोटक मांसपेशियों की ताकत और सहनशक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। हांफते हुए पुरुष सैनिकों को आसानी से पीछे छोड़ते हुए वह खड़ी ढलानों पर ऐसे चढ़ गई जैसे वे समतल जमीन हो। उसके पीछे अमेरिकी सैनिक लग गए और शुरुआत से ही अग्रणी समूह उनका अपना मंच बन गया। प्रिया ने मध्य समूह में चुपचाप अपनी गति बनाए रखी। उसने शुरुआत में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की। पहाड़ी पदयात्रा केवल शक्ति से नहीं की जाती थी। कुशल श्वास, स्थिर कदम और सहन शक्ति का प्रबंधन महत्वपूर्ण था। उसके कदम हल्के थे, लेकिन जमीन पर उसकी पकड़ मजबूत थी। जंगल में घूमते एक तेंदुए की तरह उसने इलाके के प्रवाह को पढ़ा और सबसे कुशल मार्ग खोजा। उसकी पीठ पर दूसरे सैनिकों के बराबर ही वजन था, लेकिन उसकी हरकतों में कोई अनावश्यक कंपन नहीं था। समय बीतने के साथ सैनिकों के बीच का अंतर बढ़ने लगा। अग्रणी समूह की गति अभी भी कम नहीं हुई थी, जबकि मध्य और निचले समूह हांफते हुए मुश्किल से कदम बढ़ा रहे थे। पसीना बारिश की तरह बह रहा था और धूल में मिल रहा था, और वर्दी भीगकर शरीर को भारी बना रही थी। प्रिया के माथे पर भी पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उसकी सांसें अभी भी स्थिर थीं। उसकी आंखें लगातार आगे के इलाके और अग्रणी समूह की हरकतों पर नजर रख रही थीं। आधे रास्ते पर एक घटना घटी। मध्य समूह में चुपचाप चल रहे पाकिस्तान के विशेष सेवा समूह SSSG के मेजर खान का पैर फिसल गया और वे चीख पड़े। उनका टखना एक असामान्य कोण पर मुड़ गया था। उन्होंने दर्द सहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन तीव्र दर्द के कारण वे फिर से बैठ गए। आसपास के कुछ सैनिकों ने एक पल के लिए उन्हें देखा, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कोई भी आगे नहीं बढ़ा और सब अपने रास्ते पर चलते रहे। प्रशिक्षण में असफल होना व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी थी। तभी भीड़ में से एक परछाई उनके पास आकर रुक गई। वह प्रिया थी। उसने चुपचाप अपना सामान नीचे रखा और खान की हालत देखी। टखना पहले ही लाल होकर सूज गया था। उसने अपने सामान से पट्टी और दर्द निवारक दवा निकाली और प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। उसके हाथ तेजी से और सटीकता से चल रहे थे। खान ने दर्द के बीच हैरानी से उसे देखा। इस प्रतियोगिता में समय बर्बाद करना अपनी रैंक छोड़ने के बराबर था। तुम क्यों रुकी? खान ने मुश्किल से पूछा। प्रिया ने उनकी आंखों में नहीं देखा और पट्टी बांधने पर ध्यान केंद्रित करते हुए संक्षेप में जवाब दिया, मैंने साथियों को पीछे छोड़ने का प्रशिक्षण नहीं लिया है। इस एक वाक्य पर खान चुप हो गए। दूर जाते हुए सैनिकों में से कुछ ने मुड़कर यह दृश्य देखा। उनके चेहरों पर जटिल भावनाएं थीं। प्राथमिक उपचार पूरा करने के बाद प्रिया ने खान का सामान अपने सामान के ऊपर रख लिया। फिर उसने घायल साथी को सहारा दिया और फिर से चलना शुरू कर दिया। 2 लोगों का वजन उसके छोटे कंधों पर था। उसकी चाल काफी धीमी हो गई थी और सांसें तेज हो गई थीं। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। जब वे फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे, तब तक अधिकांश सैनिक पदयात्रा पूरी कर चुके थे। सबसे पहले पहुंचने वाली ईवा आराम करते हुए यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर विजेता की निश्चिंतता के साथ साथ एक समझ से परे भाव भी था। इतना सब करके क्या मिलता है? दया या मूर्खतापूर्ण आत्मसंतुष्टि? वह प्रिया के व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। विशेष बलों की दुनिया पूरी तरह से योग्यता पर आधारित थी और कमजोर को बाहर कर दिया जाता था, लेकिन प्रशिक्षकों के भाव अलग थे। उन्होंने प्रिया के रिकॉर्ड की जांच करने के बजाय उसके थके हुए कंधे और सहारा लिए हुए खान को बारी बारी से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। एक विशेष बल के सैनिक के लिए केवल शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल ही काफी नहीं था। चरम स्थितियों में भी अपने साथी को न छोड़ने की सैनिक भावना, यही वह चीज थी जो एक सच्चे योद्धा का निर्माण करती थी। प्रिया भले ही रैंकिंग में सबसे नीचे थी, लेकिन उसने किसी और से बेहतर इस प्रशिक्षण के छिपे हुए कार्य को पूरा किया था। उसके छिपे हुए तेज पंजे केवल दुश्मन के लिए नहीं थे,
यह अपने साथियों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। ईवा ने अनजाने में अपनी पानी की बोतल को जोर से पकड़ लिया। उसके सीने में एक अज्ञात भावना का बवंडर उठने लगा। कीचड़ भरे मैदान में दो परछाइयां एक दूसरे से जूझ रही थीं। हाथापाई का प्रशिक्षण वह समय था जब आदिम शक्ति और तकनीक सबसे स्पष्ट रूप से सामने आती थी। प्रशिक्षण मैदान हांफने की आवाजों, हड्डियों और मांस के टकराने की धमक और प्रशिक्षक के चिल्लाने से गूंज रहा था। सैनिक पहले से ही पसीने और कीचड़ से सने हुए थे और वे टूटे दांतों और बहती नाक की परवाह किए बिना केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को गिराने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। प्रिया की बारी आई। उसका प्रतिद्वंद्वी पैरा एसएफ से ही एक विशालकाय सैनिक माइकल था। उसकी ऊंचाई 2 मीटर के करीब थी और उसका पूरा शरीर ठोस मांसपेशियों का था। जब वह प्रिया के सामने खड़ा हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई वयस्क और बच्चा आमने सामने हो। कद का अंतर बहुत ज्यादा था। आसपास से हंसी की आवाजें आईं। सबने सोचा कि यह प्रशिक्षण नहीं बल्कि एक तरफा पिटाई होगी। ईवा भी हाथ बांधे दिलचस्पी से यह दृश्य देख रही थी। वह उत्सुक थी कि प्रिया उस भारी शरीर का सामना कैसे करेगी। शुरू का संकेत मिलते ही माइकल एक गुस्सैल साउंड की तरह दौड़ा। उसने सोचा कि वह अपनी ताकत से छोटी प्रतिद्वंद्वी माइकल मिलेहर को तुरंत कुचल देगा। उसका विशाल हाथ प्रिया के कॉलर की ओर बढ़ा, लेकिन प्रिया वहीं खड़ी रही। वह हिली नहीं। इसके बजाय उसने अपने शरीर को थोड़ा नीचे किया और माइकल की शक्ति के केंद्र में घुस गई। उसकी हरकतें पानी की तरह तरल थीं। उसने माइकल के हाथ को बगल से जाने दिया और उसकी कोहनी के जोड़ को पकड़ लिया। फिर उसने अपना वजन डालते हुए उसकी बाह को मोड़ दिया। माइकल के मुंह से एक संक्षिप्त कराह निकली। वह हैरान था कि उसकी ताकत काम नहीं कर रही थी बल्कि उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। उसने अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया झोंक की तरह चिपक गई और जोड़ को नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह एक कदम और अंदर गई और उसके पैर में अड़ंगा लगा दिया। विशाल शरीर ने अपना संतुलन खो दिया और लड़खड़ा गया। प्रिया ने इस पल का फायदा उठाया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! भारी शरीर कीचड़ में गिरा और एक धमक हुई। प्रशिक्षण मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी ने भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। माइकल दर्द और अपमान से लाल चेहरे के साथ उठा। उसने एक बार फिर गुर्राते हुए हमला किया, लेकिन परिणाम वही रहा। प्रिया ने न्यूनतम हरकतों से उसके हमलों से बचकर उसकी ताकत का इस्तेमाल करके उसे काबू में कर लिया। जैसे कोई सर्फर विशाल लहरों पर सवारी करता है, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति के प्रवाह को पढ़ा और उस पर सवार हो गई। तीसरी कोशिश में उसने उसकी गर्दन में अपनी बाह डालकर चोक लगा दिया। माइकल का चेहरा बैंगनी होने लगा और उसने अंततः जमीन पर थपथपाकर हार मान ली। प्रिया ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसकी गर्दन छोड़ दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और तीखी चमक रही थीं। आसपास के सैनिकों की निगाहें एक बार फिर बदल गईं। अब उन नजरों में सतर्कता से ज्यादा डर मिला हुआ था। उन्होंने अपने शरीर से महसूस किया था कि ताकत ही सब कुछ नहीं है और उस छोटे से शरीर में कितनी घातक तकनीक छिपी हुई है। ईवा अब हंस नहीं रही थी। उसका चेहरा कठोर हो गया था। उसने अपनी ताकत के तर्क को नकारते हुए देखा था, जिस पर वह अब तक विश्वास करती आई थी। वह खुद भी कई हाथापाई के प्रशिक्षणों से गुजरी एक मजबूत योद्धा थी, लेकिन प्रिया ने जो तकनीक दिखाई थी वह उसकी जानकारी से बिल्कुल अलग थी। यह केवल प्रतिद्वंद्वी को काबू में करने की तकनीक नहीं थी, बल्कि प्रतिद्वंद्वी की हर चीज को निष्क्रिय करने वाली एक तरह की कला लग रही थी। प्रशिक्षण के बाद प्रिया बैरक के पीछे अकेली अपना पसीना सुखा रही थी। तभी ईवा उसके पास आई। उसकी आंखों में अभी भी अनसुलझे सवाल और तीव्र प्रतिस्पर्धा की भावना मिली जुली थी। वह प्रिया के सामने खड़ी हुई और थोड़े उत्तेजक लहजे में पूछा, क्या यही तुम्हारी सारी ताकत है? छोटे शरीर का इस्तेमाल करने वाली चालाकी। प्रिया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर उसे देखा। फिर उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, क्या तुम्हारी सारी ताकत सिर्फ बल है? युद्ध के मैदान में वह सबसे पहले निशाना बनता है। दोनों की निगाहें हवा में तीखेपन से टकराईं। ईवा की नीली आंखों और प्रिया की काली आंखों के बीच एक अदृश्य चिंगारी भड़की। यह केवल एक मानसिक लड़ाई नहीं थी, यह अलग अलग परिवेश और दर्शन के साथ प्रशिक्षित हुए दो मजबूत योद्धाओं के स्वाभिमान का टकराव था। ईवा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं
उसने कसम खाई कि वह एक दिन उस महिला के अभिमानी आत्मविश्वास को जरूर तोड़ेगी। प्रिया ने और कुछ नहीं कहा और उसके पास से गुजरकर बैरक में चली गई। उसके पास बहस में ऊर्जा बर्बाद करने का समय नहीं था। प्रमाण हमेशा कर्मों से दिया जाता था और अगला प्रशिक्षण अंधेरे में होना था। घने अंधेरे ने प्रशिक्षण मैदान को निगल लिया था। रात्रि युद्ध सिमुलेशन एक ऐसा प्रशिक्षण था जो सभी इंद्रियों को चरम पर परखता था। सैनिकों को 2 टीमों अल्फा और ब्रावो में विभाजित किया गया था और उन्हें एक नकली दुश्मन के ठिकाने में घुसपैठ करके लक्ष्य हासिल करने का काम सौंपा गया था। प्रिया को ब्रावो टीम का लीडर बनाया गया और ईवा को अल्फा टीम का। स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच स्वाभिमान की लड़ाई का माहौल बन गया। अल्फा टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। ईवा ने नवीनतम नाइट विजन उपकरणों और शक्तिशाली हथियारों के साथ सीधे हमले का रास्ता चुना। उसके नेतृत्व में अल्फा टीम के सदस्य अनुशासित तरीके से आगे बढ़े और अनुमानित घुसपैठ के रास्ते पर तेजी से बढ़े। उनकी हरकतों में आत्मविश्वास था। अंधेरा उनके उन्नत उपकरणों के सामने शक्तिहीन था और उन्हें विश्वास था कि वे अपनी आटतौ करने वाली ताकत से ब्रावो टीम को आसानी से हरा देंगे। इसके विपरीत प्रिया के नेतृत्व वाली ब्रावो टीम की हरकतें बिल्कुल अलग थीं। वे डिपार्ट के स्थान पर काफी देर तक नहीं हिले। टीम के सदस्य चिंतित लग रहे थे। जब अल्फा टीम पहले ही काफी आगे बढ़ चुकी थी, ऐसे में समय बर्बाद करना हार को न्योता देने जैसा लग रहा था। लेकिन प्रिया बिना हिले डुले अपने कान में लगे छोटे से रेडियो पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंधेरे में आने वाली हर आवाज को सुना। हवा की आवाज, पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती अल्फा टीम की हल्की हल्की आवाज। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, चलो। उसने जिस दिशा में इशारा किया वह प्रशिक्षकों द्वारा निर्धारित अनुमानित घुसपैठ का रास्ता नहीं था। वह एक घना झाड़ियों वाला इलाका था जहां एक संकरी धारा बहती थी और यह नक्शे पर भी ठीक से अंकित नहीं था। एक टीम के सदस्य ने सवाल उठाया, वह जगह बहुत खतरनाक है और इसमें बहुत समय लगेगा। प्रिया का जवाब दृढ़ था, दुश्मन जिस रास्ते की उम्मीद कर रहा है वह हमारा रास्ता नहीं है। जहां वे नहीं जाएंगे वही हमारा रास्ता है। उसने और कोई सवाल करने की इजाजत नहीं दी और अंधेरे में आगे बढ़ गई। टीम के सदस्य अनिच्छा से उसके पीछे हो लिए। वे घने अंधेरे में एक दूसरे की सांसों के सहारे जानवरों की तरह चुपचाप आगे बढ़े। नाइट विजन पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने लंबे प्रशिक्षण से विकसित अपनी इंद्रियों का उपयोग करके आसपास की निगरानी की। समय बीतता गया और अल्फा टीम लक्ष्य के पास अंतिम रक्षा पंक्ति तक पहुंच गई। ईवा ने सोचा कि अब लक्ष्य हासिल करना बस समय की बात है। वह अपनी टीम को अंतिम हमले का संकेत देने ही वाली थी। तभी उनके पीछे से भूतों की तरह परछाइयां निकलीं और अल्फा टीम पर हमला कर दिया। वह ब्रावो टीम थी। वे उस दिशा से आए थे जिसकी ईवा की टीम ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, यानी उनके पीछे से। अल्फा टीम में अफरा तफरी मच गई। वे चारों ओर से आती नकली गोलियों का सामना नहीं कर पाए। उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ कि वे शिकारी नहीं बल्कि शिकार थे। ईवा ने गुस्से में चिल्लाते हुए जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाजी पलट चुकी थी। अंधेरे में ब्रावो टीम की हरकतें सटीक और घातक थीं। प्रिया एक कंडक्टर की तरह छोटे और संक्षिप्त हाथ के संकेतों से अपनी टीम का नेतृत्व कर रही थी और अल्फा टीम की सांसें रोक रही थीं। अंत में ईवा सहित अल्फा टीम के सभी सदस्य मारे गए घोषित कर दिए गए। ईवा ने निराशा में अपने हेलमेट पर लगे पेंट को पोंछते हुए घुटने टेक दिए। यह एक पूरी हार थी। उसे यह भी ठीक से समझ नहीं आया कि उसकी टीम कैसे हारी। जब वह उन्नत उपकरणों और हथियारों पर भरोसा करके निर्धारित रास्ते पर दौड़ रही थी, तब प्रिया खुद अंधेरा बन गई थी और एक ऐसा रास्ता बना लिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रशिक्षण के बाद मॉनिटर रूम में प्रशिक्षक ब्रावो टीम के मार्ग को देखकर प्रशंसा कर रहे थे। प्रिया ने प्रशिक्षण की शुरुआत में ही एक छोटी टोही टीम भेजकर अल्फा टीम के अनुमानित मार्ग का पता लगा लिया था और उनकी आवाज और रेडियो संचार को ट्रैक करके लगभग वास्तविक समय में उनके स्थान का पता लगा रही थी। और उसने खुद मुख्य बल का नेतृत्व करते हुए सबसे कठिन लेकिन सुरक्षित मार्ग चुना और अल्फा टीम के पीछे पहुंचने की एक साहसी रणनीति अपनाई। यह केवल युद्ध कौशल से परे युद्ध के मैदान को पढ़ने की अंतर्दृष्टि
और दुश्मन के मनोविज्ञान का लाभ उठाने की एक उच्च स्तरीय रणनीति थी। ईवा कठोर चेहरे के साथ यह स्पष्टीकरण सुन रही थी। वह फिर से हार गई थी, ताकत से और अब रणनीति से भी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि प्रिया नाम की यह हस्ती उसके द्वारा अब तक बनाई गई हर चीज को जड़ से हिला रही थी। उसके सीने में गुस्से और अपमान से परे एक अज्ञात भावना पनपने लगी थी। यह एक मजबूत व्यक्ति के प्रति शुद्ध श्रद्धा और सीखने की इच्छा थी। उसने दर्दनाक रूप से सीखा था कि अंधेरे में चमकने वाली चीज उन्नत उपकरण नहीं, बल्कि उस अंधेरे को भेदने वाली तीक्ष्ण बुद्धि और निर्णय क्षमता होती है। कुछ दिनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद एक दिन की छुट्टी थी। प्रिया बैरक के एक कोने में अपनी संगीन चाकू तेज कर रही थी। पत्थर पर ब्लेड के घिसने की नियमित आवाज गूंज रही थी। वह इस तरह के सरल और दोहराव वाले काम के माध्यम से अपने जटिल दिमाग को शांत करती थी। ईवा के साथ लगातार मुकाबलों में जीतने के बाद भी उसका मन शांत नहीं था। यह केवल एक प्रशिक्षण शिविर नहीं था। विभिन्न देशों के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को इकट्ठा करके इतना कठिन प्रशिक्षण देने का निश्चित रूप से कोई और उद्देश्य था। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। वह भारतीय दल से भेजे गए समग्र टीम लीडर ब्रिगेडियर विक्रम राठौर थे। वह एक सैनिक जैसे कठोर चेहरे के पीछे एक तीक्ष्ण नजर छिपाए हुए थे। उन्होंने प्रिया को एक शांत जगह पर चलने के लिए कहा। दोनों प्रशिक्षण शिविर के बाहर एक छोटे संचार बैरक में गए। ध्वनिरोधी बैरक के अंदर बाहर का शोर पूरी तरह से बंद था और भारी खामोशी थी। ब्रिगेडियर राठौर ने सुरक्षा उपकरण चालू करने के बाद मुद्दे पर बात की। उनकी आवाज धीमी और गंभीर थी। मेजर प्रिया, मुझे लगता है कि अब इस संयुक्त प्रशिक्षण के असली उद्देश्य के बारे में बात करने का समय आ गया है। प्रिया ने चुपचाप उनके अगले शब्दों का इंतजार किया। ब्रिगेडियर राठौर ने एक छोटा टर्मिनल निकाला और उसके सामने रख दिया। स्क्रीन पर कई तस्वीरें और दस्तावेज दिखाई दिए। क्रूरता से मारे गए लोगों की तस्वीरें, पैसे के जटिल प्रवाह को दर्शाने वाले चार्ट और एक काले परछाई वाले झंडे के साथ सशस्त्र संगठन के सदस्यों की तस्वीरें। संगठन का नाम था अंधकार। ब्रिगेडियर राठौर ने समझाना जारी रखा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन है जिसकी कोई राष्ट्रीयता या विचारधारा नहीं है। ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का अवैध व्यापार, भाड़े के सैनिकों की आपूर्ति, आतंकवाद, जो भी पैसे के लिए हो। यह एक छोटे आपराधिक समूह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही वर्षों में इसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। विशेष रूप से हाल ही में यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है। प्रिया ने स्क्रीन पर मौजूद डेटा को तेजी से देखा। अंधकार के सदस्य सामान्य अपराधियों से अलग थे। उनके पास एक सैन्य संगठन जैसा ढांचा था और उनके हथियार और रणनीति भी विशेष बलों के स्तर की थी। कुछ रिपोर्टों में यह भी शामिल था कि उन्होंने बड़ी रकम देकर विभिन्न देशों के पूर्व विशेष बल के सदस्यों को भर्ती किया था। समस्या उनके पीछे कौन है? ब्रिगेडियर राठौर की आवाज और भी धीमी हो गई। इतने बड़े पैमाने का संगठन बिना किसी सहारे के काम नहीं कर सकता। हमें संदेह है कि कोई देश या बड़ी पूंजी उनके पीछे है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। वे कोई निशान नहीं छोड़ते। वे अपने निशान मिटाने में बहुत माहिर हैं। तो यह प्रशिक्षण, प्रिया ने बात शुरू की। ब्रिगेडियर राठौर ने सिर हिलाया। हाँ, यह केवल एक प्रशिक्षण नहीं है। यह अंधकार जैसे मुश्तरका दुश्मन का सामना करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को इकट्ठा करके एक अंधकार करके तरह की संयुक्त विशेष टीम बनाने का अंतिम परीक्षण चरण है। देश अपने स्वाभिमान के कारण आधिकारिक तौर पर इस गठबंधन को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे समझौते हो चुके हैं। यहां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सैनिक वास्तव में पहली संयुक्त टीम के सदस्य बनेंगे। प्रिया को अब सारी कड़ियां जुड़ती हुई महसूस हुई। प्रतिद्वंद्वियों को मारने की हद तक धकेलने वाला असामान्य रूप से उच्च तीव्रता वाला प्रशिक्षण, विभिन्न की देशों के सैनिकों के बीच सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा और सहयोग, यह सब सर्वश्रेष्ठ तलवारों का चयन करने के लिए एक विशाल परीक्षा थी। ब्रिगेडियर राठौर ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मेजर, तुमने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होगी। अंधकार उन नकली दुश्मनों की तरह नहीं है जिनका हम प्रशिक्षण में सामना करते हैं। वे असली गोलियां चलाते हैं और बिना किसी झिझक के लोगों को मारते हैं।
और वे के एक दुश्मनों का। एक दुश्मनों की तुमार, लोगों की तुमार बहुत चालाक हैं। उन्होंने स्क्रीन पर एक नई फाइल खोली। हालिया खुफिया जानकारी के अनुसार अंधकार इस प्रशिक्षण शिविर के पास कुछ योजना बना रहा है। अभी तक विशिष्ट विवरण ज्ञात नहीं है, लेकिन यह केवल एक टोही गतिविधि नहीं लगती है। हो सकता है कि यह प्रशिक्षण ही उनका लक्ष्य हो। बैरक में हवा और भी भारी हो गई। अब यह प्रशिक्षण नहीं था, यह वास्तविक युद्ध था। यह एक वास्तविक युद्ध का मैदान बन गया था, जहां कोई नहीं जानता था कि बंद होगा, दुश्मन कब और कहां से प्रकट होगा, और कोई भी भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकता था। प्रिया ने अपने हाथों को देखा। संगीन तेज करते समय लगे छोटे छोटे घाव दिखाई दे रहे थे। उसने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली। कोई डर नहीं था। इसके बजाय एक सैनिक के रूप में उसकी वृत्ति ने उसके खून में उबाल महसूस किया। अगर परछाई आ रही है तो वह स्वेच्छा से अंधेरे में जाकर उसका सामना करेगी। उसकी आंखें ठंडे स्टील की तरह चमक रही थीं। समुद्री घुसपैठ का प्रशिक्षण शुरू हुआ। एक छोटी रबर की नाव घने अंधेरे समुद्र में चुपचाप फिसल रही थी। लक्ष्य तटीय चट्टान के नीचे स्थित एक काल्पनिक दुश्मन अड्डे को नष्ट करना था। सैनिक घने अंधेरे और तेज लहरों के बीच एक दूसरे की उपस्थिति पर भरोसा करते हुए चुपके से आगे बढ़ रहे थे। प्रिया, ईवा और मेजर खान एक ही नाव में थे। पिछले कुछ प्रशिक्षणों के दौरान प्रशिक्षकों ने जानबूझकर तीनों को एक ही टीम में रखा था। ऐसा लग रहा था कि वे यह परख रहे हैं कि अलग अलग शक्तियों वाले इन तीनों का संयोजन क्या तालमेल पैदा करेगा। समुद्र अपेक्षा से अधिक अशांत था। नाव को निगल जाने वाली लहरें लगातार नाव से टकरा रही थीं और ठंडा समुद्री पानी चेहरे पर छलक रहा था। ईवा ने अपनी मजबूत शारीरिक शक्ति के आधार पर नाव की दिशा संभाली और खान ने अपनी उत्कृष्ट इंद्रियों से आसपास के खतरों पर नजर रखी। प्रिया चुपचाप तटरेखा के इलाके का सर्वेक्षण कर रही थी और सबसे अच्छी लैंडिंग जगह की तलाश कर रही थी। उसके दिमाग में पहले से ही कई घुसपैठ के रास्ते और आपातकालीन निकास योजनाएं बंदेता चुकी थीं। जैसे जैसे वे लक्ष्य के करीब पहुंचे, एक अशुभ पूर्वाभास ने उसे घेर लिया। लहरों और हवा की आवाज के अलावा एक बहुत ही हल्की और अजीब आवाज सुनाई दे रही थी। कम आवृत्ति वाली इंजन की आवाज। यह प्रशिक्षण में इस्तेमाल की जाने वाली नावों की इंजन की आवाज से बिल्कुल अलग थी। यह एक बहुत बड़े और भारी जहाज की आवाज थी। उसने खान के साथ नजरें मिलाईं। उसने भी कुछ महसूस किया था और पूरी सतर्कता के साथ आसपास देख रहा था। खान ने धीरे से फुसफुसाया, 11 बजे की दिशा में 2 किलोमीटर। एक अज्ञात जहाज। प्रशिक्षण योजना में यह नहीं था। ईवा ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या यह सिर्फ एक मछली पकड़ने वाली नाव नहीं हो सकती? प्रिया ने सिर हिलाया, नहीं, इतनी बड़ी नाव का इस समय इस क्षेत्र में बिना लाइट जलाए रहने का कोई कारण नहीं है। या तो यह तस्करी की नाव है या फिर। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन सभी समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। अंधकार। तभी संचार उपकरण से कर्कश ध्वनि के साथ प्रशिक्षक की घबराई हुई आवाज आई, सभी टीमें तुरंत प्रशिक्षण बंद करें और वापस लौटें। दोहराता हूं, प्रशिक्षण बंद, तुरंत वापस लौटें। यह एक वास्तविक स्थिति है। स्थिति तेजी से बदल रही थी। एक अज्ञात जहाज तेजी से प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था और तटरेखा पर कई सशस्त्र लोगों के देखे जाने की खबरें आ रही थीं। यह स्पष्ट था कि वे प्रशिक्षण ले रहे सैनिकों को निशाना बना रहे थे। प्रशिक्षण पल भर में वास्तविक युद्ध में बदल गया। प्रशिक्षकों ने सैनिकों को गोली चलाने की अनुमति दी और प्रत्येक टीम को रक्षात्मक स्थिति बनाने का आदेश दिया। प्रिया की टीम ने तटीय चट्टान की एक संकरी गुफा में छिपकर स्थिति पर नजर रखी। दुश्मनों की संख्या और स्थान का सटीक पता लगाना प्राथमिकता थी। ईवा ने अपनी मचार राइफल का सेफ्टी लॉक हटाते हुए बेचैनी से पूछा, आखिर उनका मकसद क्या है? क्या वे हमें अपहरण करना चाहते हैं? खान ने आसपास की निगरानी करते हुए जवाब दिया, यह संभव है। विभिन्न देशों के शीर्ष विशेष सैनिक बहुत कीमती हो सकते हैं, या हो सकता है कि वे हमें खत्म करके एशिया प्रशांत क्षेत्र की आतंकवाद विरोधी क्षमता को निष्क्रिय करना चाहते हों। प्रिया कुछ और सोच रही थी। उसे ब्रिगेडियर राठौर द्वारा दिखाए गए दस्तावेज याद आए। अंधकार केवल एक आपराधिक संगठन नहीं था, उनकी हरकतों में हमेशा एक विस्तृत योजना और उद्देश्य होता था। ब्रिगेडियर की यह बात उसके दिमाग में कौंध गई।
कि उन्होंने इस प्रशिक्षण को ही अपना लक्ष्य बनाया है, तो उनका असली उद्देश्य सैनिकों को मारना या अपहरण करने से कुछ बड़ा हो सकता था। तभी तटरेखा के साथ चल रहे कुछ दुश्मन एक अलग दिशा में बढ़ने लगे। वे जिस दिशा में जा रहे थे वह एक पुराना लाइट हाउस था, जिसे काल्पनिक दुश्मन अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। वे वहां क्यों जा रहे हैं? ईवा ने आश्चर्य से कहा। प्रिया की आंखें तीखी हो गईं। लाइट हाउस वह प्रशिक्षण का लक्ष्य था, लेकिन साथ ही यह इस क्षेत्र के सभी संचार को रिले करने वाली एक महत्वपूर्ण सुविधा भी थी। अगर वे उस पर कब्जा कर लेते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं तो यह द्वीप बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाएगा। न तो हम सुदृढ़ीकरण बुला पाएंगे और न ही स्थिति की रिपोर्ट कर पाएंगे। वे हमें इस द्वीप पर फंसाकर एक एक करके शिकार करने की योजना बना रहे हैं। उसकी बात सुनकर ईवा और खान के चेहरे कठोर हो गए। स्थिति अपेक्षा से कहीं ज्यादा गंभीर थी। यह केवल एक झड़प नहीं थी, बल्कि एक अलग थलग द्वीप पर अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की स्थिति हो सकती थी। प्रिया ने बिना किसी झिझक के निर्णय लिया। हम लाइट हाउस जाएंगे। हमें उन्हें संचार सुविधा पर कब्जा करने से रोकना होगा। यह आदेश का उल्लंघन था। प्रशिक्षकों ने नहीं संबद्ध इस विन कर रहे कार्य कर रहे हैं, रक्षात्मक स्थिति बनाने का आदेश दिया था। लेकिन प्रिया को लगा कि अगर वे अभी नहीं हिले तो सब मारे जा सकते हैं। ईवा ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए झिझक थी, लेकिन फिर उसने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। खान ने भी चुपचाप अपनी स्नाइपर राइफल को ठीक किया। तीनों अंधेरे और लहरों को चीरते हुए फिर से आगे बढ़ने लगे। अब उनका लक्ष्य काल्पनिक दुश्मन नहीं था। असली दुश्मन अंधकार के खिलाफ जवाबी हमला शुरू हो गया था। अशुभ संकेत जल्द ही एक खूनी हकीकत बनकर उनकी सांसें रोक रहे थे। लाइट हाउस तटीय चट्टान के सबसे ऊंचे स्थान पर खतरनाक रूप से खड़ा था। दशकों तक हवा और बारिश का सामना करने के कारण यह पुराना और टूटा फूटा था। लेकिन इसके अंदर इस क्षेत्र के संचार का हृदय स्थित था। प्रिया, ईवा और खान चट्टान के नीचे एक दरार में छिपकर लाइट हाउस को देख रहे थे। लगभग 10 अंधकार के सदस्य पहले ही लाइट हाउस के आसपास कब्जा कर चुके थे और कुछ अंदर जाकर संचार उपकरण स्थापित कर रहे थे। उनकी हरकतें तेज और संगठित थीं। मुख्य द्वार से कब्जा प्रवेश करना असंभव था। दुश्मनों की निगरानी बहुत कड़ी थी। दुश्मनों की निगरानी। ईवा ने अपने पास मौजूद सिचार विस्फोटक से दीवार का एक हिस्सा उड़ाकर प्रवेश करने का सुझाव दिया, लेकिन प्रिया ने सिर हिला दिया। धमाके के साथ हमारी स्थिति का पता चल जाएगा और अंदर के संचार उपकरण भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। हमें जितना हो सके चुपचाप दुश्मनों को बिना पता चले अंदर जाना होगा। क्या ऐसा कोई तरीका है? ईवा ने बेचैनी से पूछा। समय उनके पक्ष में नहीं था। जैसे ही दुश्मन संचार पर कब्जा कर लेते और अपने मुख्य दल से जुड़ जाते, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती। प्रिया ने चुपचाप लाइट हाउस की बाहरी दीवार को देखा। खुरदरी ग्रेनाइट की दीवार जगह जगह से घिस चुकी थी और खिड़कियां ज्यादातर टूटी हुई थीं। दीवार के साथ एक पुराना नाली का पाइप और एक तड़ित चालक खतरनाक रूप से लटका हुआ था। उसकी नजर एक जगह पर टिक गई। लाइट हाउस की तीसरी मंजिल की ऊंचाई पर एक टूटी हुई खिड़की। वहां से उसने अपनी योजना संक्षेप में समझाई। वह रस्सी का उपयोग करके बाहरी दीवार पर चढ़कर खिड़की के रास्ते अंदर जाएगी। इस बीच ईवा और खान बाहर से दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए एक डायवर्जन ऑपरेशन करेंगे। ईवा ने अविश्वसनीयता से देखा। नंगे हाथों से वहां चढ़ोगी? यह पागलपन है। यह एक अनुभवी पर्वतारोही के लिए भी लगभग असंभव था। इसके अलावा दुश्मनों की नजरों से बचकर रात में न्यूनतम उपकरणों के साथ चढ़ना आत्महत्या के बराबर था। प्रिया की आवाज में कोई कंपन नहीं था। क्योंकि यह असंभव लगता है, इसलिए दुश्मन भी इसकी उम्मीद नहीं करेंगे। यही एकमात्र तरीका है। दोनों की निगाहें हवा में मिली। ईवा की आंखों में अविश्वास और चिंता थी, जबकि प्रिया की आंखों में दृढ़ संकल्प था। उन्होंने अब तक अनगिनत बार प्रतिस्पर्धा और विरोध किया था, लेकिन इस क्षण उन्हें एक दूसरे पर अपनी जान की बाजी लगाकर भरोसा करना था। खान ने दोनों के बीच मध्यस्थता करते हुए कहा, प्रिया की योजना खतरनाक है, लेकिन फिलहाल सफलता की सबसे अधिक संभावना इसी में है। मैं पीछे से स्नाइपर सहायता दूंगा। ईवा, तुम्हें मेरे साथ दुश्मनों का ध्यान भटकाना होगा। ईवा ने एक पल के लिए अपने होंठ काटे। उसे प्रिया की यह दुस्साहसी योजना पसंद नहीं आई,
लेकिन उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर तुम खतरे में पड़ो तो तुरंत हार मानकर नीचे आ जाना, यह एक आदेश है, उसने अनजाने में एक टीम लीडर की तरह कहा। प्रिया ने जवाब देने के बजाय अपनी रस्सी और चढ़ाई के उपकरण तैयार करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन शुरू हुआ। ईवा और खान ने लाइट हाउस के दूसरी तरफ शोर मचाकर और गोलीबारी करके दुश्मनों का ध्यान और गोलाबारी अपनी ओर खींच ली। इस मौके का फायदा उठाकर प्रिया चट्टान के नीचे अंधेरे से एक भूत की तरह निकली और लाइट हाउस की बाहरी दीवार से चिपक गई। उसकी उंगलियों ने तेज चट्टान की दरारों को पकड़ लिया और उसके पैर की उंगलियों ने छोटे उभारों पर कदम रखा। उसका शरीर एक मकड़ी की तरह गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए दीवार पर चढ़ने लगा। मांसपेशियां दर्द से कराह रही थीं और उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य था, तीसरी मंजिल की टूटी हुई खिड़की। गोलियों की आवाज रात को चीर रही थी और दूर से ईवा की चीख सुनाई दे रही थी। वह आवाज उसे समय की कमी का संकेत दे रही। उनकी छाती अब कर आपका देह को आग कल कर कर थी। एक कदम, फिर दूसरा कदम। उसकी हरकतें खतरनाक थीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थीं। यह लंबे समय के प्रशिक्षण का परिणाम था। उसके शरीर को याद था कि किसी भी स्थिति में इष्टतम संतुलन कैसे पाया जाता है। अंत में उसका हाथ टूटी हुई खिड़की के फ्रेम तक पहुंच गया। उसने सावधानी से अंदर झांका। सौभाग्य से अंदर कोई नहीं था। वह चुपचाप अंदर घुस गई। लाइट हाउस के अंदर ठंडी, नम हवा और धूल भरी हुई थी। नीचे की मंजिलों से दुश्मनों की हलचल की आवाज आ रही थी। उसने साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली और बिल्ली की तरह चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसका दिल स्टील की तरह ठंडा धड़क रहा था। अब से यह उसकी अकेली लड़ाई थी। बाहर उसके साथी अपनी जान जोखिम में डालकर समय खरीद रहे थे। उनके विश्वास का सम्मान करने का एकमात्र तरीका मिशन को पूरा करना था। अंधेरे में उसकी आंखें एक भेड़िए की तरह चमक रही थीं। लाइट हाउस के अंदर एक सर्पिलाकार सीढ़ी केंद्र से होकर गुजरती थी, जिसका ढांचा सरल था। हर मंजिल पर थोड़ी सी जगह थी और जैसे जैसे वह नीचे उतरती गई, दुश्मनों की आवाजें और भी साफ सुनाई देने लगीं। प्रिया ने अपनी सांसें रोककर एक एक सीढ़ी नीचे उतरी। पुरानी लोहे की सीढ़ियां उसके वजन से खतरनाक रूप से चरमरा रही थीं और उसने शोर को कम करने के लिए अपने पैर के पंजों का इस्तेमाल करके वजन को बांटा। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंची तो दो सदस्य रेडियो के साथ बातचीत कर रहे थे। उनका ध्यान बाहर की गोलीबारी पर था और उन्हें पता ही नहीं चला कि मौत की परछाई उनके पीछे आ रही है। प्रिया ने कोई झिझक नहीं दिखाई। वह चुपचाप आखिरी सीढ़ी से उतरी और सबसे पास के दुश्मन के पीछे पहुंची। उसने अपने बाएं हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वह चीख न सके और साथ ही अपने दाहिने हाथ में पकड़ी संगीन से उसकी गर्दन की धमनी को गहरा काट दिया। एक संक्षिप्त घर्षण ध्वनि के साथ आदमी के शरीर से जान निकल गई। जब दूसरे आदमी ने कुछ अजीब महसूस करके मुड़कर देखा, तब तक प्रिया उसके पास पहुंच चुकी थी। उसकी पिस्तौल की नोक से दबी हुई हवा की आवाज निकली। आदमी के माथे पर एक छोटा लाल बिंदु बना और वह बिना कोई आवाज किए गिर पड़ा। यह सब कुछ ही सेकंड में हो गया। दो लाशें फर्श पर पड़ी थीं, लेकिन उनसे केवल खून की हल्की गंध आ रही थी। प्रिया ने एक पल के लिए सांस ली और आसपास देखा। वह अभी तक पकड़ी नहीं गई थी। वह फिर से नीचे की मंजिल की ओर बढ़ी। पहली मंजिल पर 4 दुश्मन थे। 2 प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे और बाकी 2 जटिल संचार उपकरण स्थापित करने में व्यस्त थे। वे इस ऑपरेशन के मुख्य लक्ष्य थे। उन्हें खत्म करना और उपकरणों को नष्ट करना जरूरी था, लेकिन 4 लोगों को एक साथ चुपचाप मारना लगभग असंभव था। प्रिया ने चारों ओर देखा। छत पर पुराने बिजली के तार मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए थे और एक कोने में तेल से भरा एक पुराना ड्रम रखा था। उसके दिमाग में तेजी से एक योजना बनी। उसने सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में छिपकर एक छोटा सा धातु का टुकड़ा दूसरी तरफ के कोने में लुढ़का दिया। टिक टिक। अंधेरे में गूंजती छोटी सी आवाज ने प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे 2 लोगों का ध्यान उस ओर खींच लिया। उस पल का फायदा उठाकर प्रिया ने लगातार 2 गोलियां चलाईं। शश शश। दोनों गार्डों की गर्दन में गोली लगी और वे गिर पड़े। अपने साथियों की अचानक मौत से हैरान होकर संचार उपकरण पर काम कर रहे 2 लोग मुड़े। इससे पहले कि वे अपनी राइफलें उठा पाते, प्रिया उन पर झपट चुकी थी। उसने एक की राइफल को ऊपर की ओर धकेला
और उसके पेट में संगीन घोंप दी। साथ ही उसके शरीर को ढाल बनाकर दूसरे के हमले से खुद को बचाया। आखिरी बचा हुआ सदस्य घबराकर अंधाधुंध गोली चलाने लगा। गोलियां दीवारों और खंभों में लगीं, जिससे कंक्रीट के टुकड़े उड़े। प्रिया ने मानव ढाल के पीछे छिपकर मौके का इंतजार किया। जैसे ही दुश्मन की मैगजीन खाली हुई, उसने लाश को धकेलकर आगे छलांग लगा दी। सदस्य ने चीखते हुए मैगजीन बदलने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी संगीन उसके दिल को भेद चुकी थी। सब कुछ खत्म हो गया था। पहली मंजिल की लॉबी खून और बारूद की गंध से भर गई थी। प्रिया ने हांफते हुए चारों ओर देखा। कोई और दुश्मन नहीं था। वह तुरंत संचार उपकरण के पास गई। जटिल मशीनरी बाहरी दुनिया से जुड़ने ही वाली थी। उसने बिना किसी झिझके संगीन से केबल काट दिए और राइफल के बट से मुख्य पुर्जों को तोड़ना शुरू कर दिया। उपकरण नष्ट होने पर चिंगारियां निकलीं और दुर्गंधयुक्त धुआं उठा। मिशन पूरा हो गया था, लेकिन उसके पास राहत की सांस लेने का समय नहीं था। बाहर से आने वाली गोलियों की आवाज और भी करीब आ रही थी। दुश्मन का मुख्य दल इस ओर आ रहा था। अब उसे निकलना था। उसने अपना रेडियो निकाला। ईवा, खान, सुन रहे हो? मिशन पूरा हुआ। निकलने का रास्ता बनाओ। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन अभी भी शांत थी। वह एक भेड़िया थी, लक्ष्य की ओर अकेले अंधेरे को चीरते हुए, खून से सने रास्ते पर चलकर अंत में शिकार में सफल होने वाला एक भूखा भेड़िया। लेकिन अब उस भेड़िए को पकड़ने के लिए शिकारी आ रहे थे। जैसे ही प्रिया ने संचार उपकरण नष्ट किए और भागने की तैयारी कर रही थी, लाइट हाउस के बाहर अचानक तेज रोशनी हुई और शक्तिशाली सर्चलाइटों ने अंदर का हिस्सा रोशन कर दिया। साथ ही भारी इंजन की आवाज समुद्र को चीरती हुई तेजी से पास आ रही थी। समुद्र से आ रहा अंधकार का मुख्य दल पहुंच गया था। उनके मुख्य जहाज से उतरी तेज गति वाली नावें तट की ओर बढ़ीं। आप और दर्जनों सशस्त्र सैनिक तुरंत उतरने लगे। स्थिति सबसे खराब हो गई थी। ईवा और खान जिन दुश्मनों का सामना कर रहे थे, वे केवल उनकी अग्रिम टुकड़ी थी। अब लाइट हाउस पूरी तरह से घिर चुका था। ईवा की घबराई हुई आवाज रेडियो पर गूंजी। प्रिया, जल्दी बाहर निकलो, वे चींटियों की तरह आ रहे हैं। लेकिन निकलने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका था। लाइट हाउस का एकमात्र प्रवेश द्वार नए उतरे दुश्मनों द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। प्रिया फिर से ऊपर की मंजिल पर गई और खिड़की से बाहर झांका। चट्टान के नीचे सब जगह दुश्मन थे। वह पूरी दुश्मन सामता पर पारी है, ये लोग हर सामता पर परिहे की बराबर तरह से अकेली पड़ गई थी। वह एक पिंजरे में फंसे चूहे की तरह थी। अंधकार के सदस्य लाइट हाउस के अंदर घुसने लगे। वे अब चुपचाप नहीं चल रहे थे। वे शक्तिशाली हथियारों के साथ दरवाजे तोड़कर अंदर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। प्रिया ने सर्पिलाकार सीढ़ी के बीच में छिपकर ऊपर आ रहे दुश्मनों पर जवाबी हमला किया। एक संकरी जगह में गोलीबारी बेहद खतरनाक थी। चारों ओर से आती गोलियां दीवारों को भेद रही थीं और टुकड़े छिटक रहे थे। उसके पास गोलियां कम बची थीं। एक पिस्तौल, एक राइफल और एक संगीन ही उसके हथियार थे। इस तरह वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी और या तो मारी जाएगी या पकड़ी जाएगी। उसने दांत भींच लिए। पकड़े जाने से बेहतर लड़ते हुए मरना था। वह अपनी स्थिति बदलती रही और सीढ़ियों की संरचना का उपयोग करके कुशलता से दुश्मनों का सामना करती रही, लेकिन दुश्मनों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इस बीच लाइट हाउस के बाहर भी स्थिति निराशाजनक थी। ईवा और खान भी संख्या में आत-दौत दुश्मनों के कारण लगातार पीछे हट रहे थे। खान ने स्नाइपर से दुश्मन के कमांडरों जैसे दिखने वाले कुछ लोगों को मार गिराया, लेकिन यह बाजी पलटने के लिए काफी नहीं था। ईवा ने ग्रेनेड फेंककर दुश्मनों की प्रगति को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पास भी गोलियां खत्म हो रही थीं। ईवा ने लाइट हाउस की ओर देखा। अंदर प्रिया अकेली लड़ रही थी। वह एक प्रतिद्वंद्वी थी और कभी कभी एक कष्टप्रद प्रतिद्वंद्वी, लेकिन अब वह एक साथी थी। वह उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकती थी। ईवा ने दृढ़ निश्चय के साथ चिल्लाया, खान, कवर करो, मैं अंदर जा रही हूं। क्या पागल हो गई हो? अभी वहां जाना आत्महत्या है। खान ने विरोध किया, लेकिन ईवा का निर्णय अटल था। उसने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका और दुश्मनों की दृष्टि को बाधित करने के बाद गोलियों की बौछार के बीच लाइट हाउस के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ी। उसकी मछार राइफल ने आग उगलते हुए रास्ता बनाया। उसके दुस्साहसी हमले से घबराए दुश्मन एक पल के लिए रुके और इस बीच वह लाइट हाउस के अंदर घुसने में सफल रही। लाइट हाउस के अंदर बारूद के धुएं और खून की गंध भरी हुई थी। ईवा ने सीढ़ियों के ऊपर मुश्किल से लड़ रही प्रिया को देखा।
प्रिया भी ईवा के अप्रत्याशित आगमन से हैरान थी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मरना चाहती हो? प्रिया चिल्लाई। ईवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें अकेले इस मजेदार पार्टी का आनंद नहीं लेने दे सकती। उसने प्रिया के बगल में जगह बनाई और साथ में दुश्मनों पर गोलीबारी शुरू कर दी। अकेले होने से यह अलग था। जब दोनों ने यह अलग बनाने एक दूसरे की पीठ संभाली तो एक स्थिर रक्षा पंक्ति बन गई। प्रिया ने ऊपर की मंजिल और ईवा ने नीचे की मंजिल को संभालकर एक त्रिआयामी हमला किया, लेकिन यह भी कुछ ही देर के लिए था। दुश्मन अब अंदर घुसने के बजाय लाइट हाउस को ही नष्ट करने की योजना बना रहे थे। बाहर से एक शक्तिशाली विस्फोट की आवाज आई। लाइट हाउस की एक दीवार गिर गई और पत्थर का मलबा अंदर आ गिरा। वे बम लगा रहे हैं, यह पूरी इमारत गिर जाएगी। अब वास्तव में भागने का कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर से रास्ते बंद थे और इमारत गिरने वाली थी। रेडियो पर केवल खान की हताश आवाज कभी कभी सुनाई दे रही थी। दुश्मनों का अप्रत्याशित सुदृढ़ीकरण। यह एक ऐसा चर था जिसने सभी योजनाओं को विफल कर दिया और उन्हें निराशा के गर्त में धकेल दिया। प्रिया और ईवा गिरते हुए लाइट हाउस के अंदर एक दूसरे की हाफती सांसें सुनते हुए अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। लाइट हाउस कराह उठा। अंधकार द्वारा लगाए गए बम एक के बाद एक फटे, जिससे पुरानी पत्थर की इमारत खतरनाक रूप से हिलने लगी। छत से धूल और पत्थर के कण बारिश की तरह बरस रहे थे और दीवारों पर विशाल दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। प्रिया और ईवा एक सीढ़ी के मंच पर दुबककर कुछ देर के लिए बमबारी को सहते रहे। ऐसा लग रहा था कि इमारत किसी भी क्षण ढह जाएगी और वे जिंदा दफन हो जाएंगे। इस डर ने उन्हें घेर लिया। विस्फोट थमने के बाद दुश्मनों का चौतरफा हमला फिर से शुरू हो गया। वे टूटी हुई दीवारों, दरारों और टूटी खिड़कियों से लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया और ईवा के पास अब गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। प्रत्येक के पास केवल एक एक मैगजीन बची थी। ईवा ने अपने आखिरी ग्रेनेड के पिन पर उंगली रखते हुए कहा, लगता है यहीं तक का सफर था, अंत तो धमाकेदार होना चाहिए। प्रिया की आंखों में उस क्षण भी कोई घबराहट नहीं थी। उसने तेजी से चारों ओर देखा। टूटी हुई दीवार के पार रात का समुद्र दिखाई दे रहा था और उसके नीचे दर्जनों मीटर ऊंची एक खड़ी चट्टान थी। उसके दिमाग में एक आखिरी संभावना कौंधी। उसने ईवा को चिल्लाकर कहा, कूदो। क्या? ईवा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। नीचे चट्टानी चट्टानें और उफनती लहरें थीं। कूदने का मतलब गोली से मरने से भी बदतर मौत हो सकती थी। अगर जीना चाहती हो तो कूदो। प्रिया की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने और कुछ नहीं समझाया और विस्फोट से बने दीवार के छेद की ओर दौड़ पड़ी। उसने बिना किसी झिझक के हवा में छलांग लगा दी। धत्त तेरे की! ईवा ने गाली देते हुए उसके पीछे छलांग लगा दी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपनी किस्मत को उफनती लहरों पर छोड़ दिया। जैसे ही दोनों के शरीर अंधेरे में गायब हुए, लाइट हाउस के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। ईवा द्वारा फेंके गए आखिरी ग्रेनेड ने दुश्मनों की प्रगति को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया। ठंडे समुद्री पानी ने पूरे शरीर पर प्रहार किया। एक असहनीय झटके के साथ शरीर गहरे समुद्र में खींचता चला गया। फेफड़ों के फटने जैसे दर्द के बीच प्रिया ने सतह की ओर बेतहाशा हाथ पैर मारे। जब वह मुश्किल से पानी के ऊपर अपना सिर निकाल पाई तो उसकी आंखों के सामने आग की लपटों में घिरा और ढहता हुआ लाइट हाउस था। एक विशाल पत्थर की इमारत का गर्जना के साथ समुद्र में गिरना एक नारकीय दृश्य था। उसने चारों ओर देखकर ईवा को खोजा। ईवा भी सुरक्षित रूप से पानी के ऊपर आ गई थी, लेकिन दोनों बुरी तरह से घायल थीं। पूरे शरीर पर चोटें थीं और ठंडे पानी के कारण उनके शरीर का तापमान तेजी से गिर रहा था। इसके अलावा तट पर दुश्मन सर्चलाइटों से जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे थे। तभी उनके पास एक छोटी सी परछाई चुपचाप आई। वह खान था। वह एक छोटी जीवन रक्षक नाव के सहारे दोनों को ढूंढ रहा था। वह दुश्मनों की नजरों से बचकर तट के साथ घूमता हुआ उस जगह का अनुमान लगाकर इंतजार कर रहा था जहां से वे कूद सकती थीं। उसकी शांति और सटीक निर्णय ने दोनों की जान बचाई थी। तीनों मुश्किल से जीवन रक्षक नाव पर चढ़े, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दुश्मनों की तेज गति वाली नावों ने उन्हें देख लिया था और पीछा करना शुरू कर दिया था। इंजन की आवाज और भी करीब आ रही थी। उनके पास अब विरोध करने के लिए कोई हथियार भी नहीं था। उस निराशा के क्षण में क्षितिज पर नई रोशनियां दिखाई दी।
वे अंधकार की नहीं थीं। कई तेज गति वाली नावें और हेलीकॉप्टर थे। प्रशिक्षण मुख्यालय से भेजे गए सुदृढ़ीकरण अंततः पहुंच गए थे। ब्रिगेडियर राठौर ने संचार टूटने के तुरंत बाद सबसे खराब स्थिति का अनुमान लगाकर तुरंत सहायता का अनुरोध किया था। उनका महत्वपूर्ण निर्णय, यानी क्षेत्र के सैनिकों के निर्णय पर विश्वास करने के बजाय तेजी से सहायता भेजने का, अंततः उन्हें बचा ले गया। स्थिति पल भर में पलट गई। सुदृढ़ीकरण की आतो करने वाली गोलाबारी के सामने अंधकार संगठन पत्तों की तरह बिखर गया। वे अपने मुख्य जहाज को छोड़कर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। एक भयंकर समुद्री लड़ाई के बाद रात के समुद्र में फिर से शांति छा गई। जीवन रक्षक नाव पर प्रिया, ईवा और खान चुपचाप उगते सूरज को देख रहे थे। मौत के मुंह से वापस लौटे तीनों के चेहरों पर अत्यधिक थकान के साथ एक अजीब सा बंधन था। अलग अलग निर्णयों ने मिलकर एक चमत्कारी अस्तित्व को जन्म दिया था। प्रिया की दुस्साहसी छलांग, ईवा का बलिदानी हमला, खान का शांत इंतजार और ब्रिगेडियर का तेज निर्णय, यह सब मिलकर वे उस नारकीय रात से बच निकले थे। लेकिन उनके मन में एक नया सवाल उठ रहा था। अंधकार ने आखिर इतना दुस्साहसी हमला क्यों किया था? यह एक साधारण हमले से ज्यादा एक बड़ी योजना का हिस्सा लग रहा था। मेडिकल रूम की हवा कीटाणुनाशक की गंध से भरी थी। प्रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे ड्रिप लगी थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां दर्द कर रही थीं और छोटे बड़े घाव और खरोंचें दुख रही थीं। बगल के बिस्तर पर ईवा लेटी थी। वह भी बुरी तरह से घायल थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही असंतोष का भाव था। खान को अपेक्षाकृत कम चोटें आई थीं और वह एक कुर्सी पर बैठकर दोनों को देख रहा था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उन्होंने साथ में मौत का सामना किया था, लेकिन एक शांत जगह पर साथ होने पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। सबसे पहले ईवा ने मुंह खोला। उसने छत को देखते हुए शिकायत भरे लहजे में कहा, तुम्हारी वजह से मैं मरने वाली थी, पता है। प्रिया ने आंखें बंद करके जवाब दिया, और तुम क्यों अंदर आई? अकेली होती तो ज्यादा आसानी से निकल जाती। दोनों की बातचीत में अभी भी कांटे थे, लेकिन उसमें पहले से अलग भावनाएं मिली हुई थीं। एक दूसरे को दोष देने के लहजे में जिसने उसे बचाया था, उसके प्रति एक अजीब सा धन्यवाद का भाव छिपा था। खान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम दोनों बस करो, हम जिंदा वापस आ गए, यही बहुत है। अब से हम पार्टनर हैं। पार्टनर, यह शब्द अजीब लग रहा था। हमेशा अकेले लड़ने की आदि प्रिया के लिए और हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने वाली ईवा के लिए भी। लेकिन जब उन्होंने लाइट हाउस की अंतिम लड़ाई को याद किया तो वे इस शब्द को नकार नहीं सकीं। जिस क्षण उन्होंने एक दूसरे की पीठ संभाली और लड़ी, जिस क्षण उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करके चट्टान से छलांग लगाई, वे पहले ही पार्टनर बन चुकी थीं। कुछ दिनों बाद जब वे ठीक हो गईं, तो उन्हें ब्रिगेडियर राठौर ने बुलाया। बैठक कक्ष का माहौल गंभीर था। ब्रिगेडियर ने इस हमले में हुए नुकसान और अंधकार के बारे में विश्लेषण के परिणाम बताए। उन्होंने काफी संख्या में सदस्य खो दिए थे, लेकिन मुख्य लोग भागने में सफल रहे थे। और यह भी पता चला कि उनका उद्देश्य केवल संचार सुविधा को नष्ट करना नहीं था। वे लाइट हाउस में मौजूद संचार उपकरणों को नष्ट करने के साथ साथ अपने स्वयं के उपग्रह संचार उपकरण स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। अगर वे सफल हो जाते तो वे इस क्षेत्र के सभी सैन्य संचार को सुन सकते थे और बाधित कर सकते थे। यह एक साधारण आतंकवादी हमले से परे एक साइबर युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। प्रिया की टीम के पराक्रम के बिना एशिया प्रशांत क्षेत्र की सैन्य सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ जाती। ब्रिगेडियर राठौर ने तीनों को बारी बारी से देखा। उनकी आंखों में कठोरता के साथ साथ गहरा विश्वास भी था। इस घटना के साथ संयुक्त प्रशिक्षण वास्तव में समाप्त हो गया है और तुम तीनों को अनौपचारिक संयुक्त विशेष टीम कोड नेम भेड़िया के पहले सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है। भेड़िया, यह नाम तीनों के कंधों पर एक भारी बोझ डाल रहा था। अब वे केवल प्रशिक्षु नहीं थे, वे परछाई में छिपे एक विशाल दुश्मन अंधकार से लड़ने वाले अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे। पहला मिशन तुरंत सौंपा गया। इस हमले में जीवित बचे और भागे हुए अंधकार के एक वरिष्ठ सदस्य कोडनेम बहरूपिया का पता लगाना था। वह भेष बदलने में माहिर था और संगठन की जानकारी और वित्त का प्रबंधन करने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसे पकड़ने से वे अंधकार की असलियत के एक कदम और करीब पहुंच सकते थे। बैठक कक्ष से बाहर निकलते समय
ईवा ने प्रिया के कंधे पर थपकी दी। इस बार बेहतर होगा कि तुम मेरे आदेशों का पालन करो, छोटी। प्रिया ने उसे तिरछी नजर से देखते हुए जवाब दिया। चुप रहो, मोटी, कहीं रास्ता न भटक जाना। दोनों की नोक झोंक को देखकर खान चुपचाप मुस्कुराया। वे अभी भी अलग अलग शिकारी थे, एक अकेला भेड़िया, एक बहादुर शेरनी और एक शांत तेंदुआ। लेकिन अब उन्हें एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ शिकार करना था, अपने तेज पंजों और दांतों को दुश्मन की ओर मोड़कर एक दूसरे की पीठ की रक्षा करते हुए। परछाई वाले भेड़ियों का असली युद्ध अब शुरू हो रहा था। बहरूपिया के निशान दक्षिण पूर्व एशिया के एक भीड़-भाड़ वाले सीमावर्ती शहर में पाए गए। यह एक अराजक जगह थी जहां ड्रग्स, हथियार और लोग खुलेआम बिकते थे। टीम भेड़िया ने एक स्थानीय मुखबिर से संपर्क किया और उस सुरक्षित घर का पता लगाया जहां बहरूपिया छिपा हो सकता था। ऑपरेशन रात में किया गया। पुराने और जटिल बाजार की गलियों से मसालों, कचरे और लोगों की इच्छाओं की मिली जुली दुर्गंध आ रही थी। तीनों स्थानीय लोगों के वेश में अंधेरे का फायदा उठाकर लक्ष्य भवन की ओर बढ़े। ईवा आगे रास्ता बना रही थी, प्रिया पीछे की निगरानी कर रही थी और खान बीच में रहकर आसपास के हर बदलाव को महसूस कर रहा था। उनकी हरकतें बिना किसी आवाज के और समन्वित थीं। अब वे केवल आंखों के इशारे से एक दूसरे के इरादों को समझ सकते थे। सुरक्षित घर एक पुरानी व्यावसायिक इमारत की तीसरी मंजिल पर था। एक ताक के साथ करें वही है। प्रवेश सुचारू रूप से हुआ। खान ने बिना किसी आवाज के ताला तोड़ा और ईवा ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरे में अभी भी गर्माहट थी, लेकिन बहरूपिया पहले ही उनकी हरकतों को भांपकर भाग चुका था। धत्त तेरे की, उसे पता चल गया, ईवा ने गुस्से में कहा। प्रिया ने तेजी से कमरे का निरीक्षण किया। उसकी नजर एक छोटे से कूड़ेदान पर पड़ी। उसमें एक मुड़ा हुआ ट्रेन का टिकट पड़ा था, उत्तरी सीमा की ओर जाने वाली एक रात की ट्रेन। डिपार्ट का समय 30 मिनट बाद था। अभी देर नहीं, हमसे कहा हुई है, प्रिया ने टिकट उठाते हुए कहा। तीनों तुरंत मुड़े और ट्रेन स्टेशन की ओर भागे। शहर की रात की सड़कों पर दौड़ते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वे पीछा करने के साथ साथ खुद भी पीछा किए जा रहे हैं। अंधकार के सदस्य उनके ठीक पीछे लग गए थे। बहरूपिया ने भागते समय जवाबी हमले की भी तैयारी कर ली थी। एक संकरी गली में भयंकर गोलीबारी हुई। तीनों ने कवर का उपयोग करके बारी बारी से गोलीबारी की और ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश की। जब वे मुश्किल से ट्रेन स्टेशन पहुंचे तो रात की ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलने ही वाली थी। प्रिया ने बिना किसी झिझक के चलती ट्रेन की ओर छलांग लगा दी। उसने मुश्किल से ट्रेन के आखिरी हैंडल को पकड़ा और खतरनाक रूप से लटक गई। ईवा और खान भी उसके पीछे ट्रेन पर चढ़ गए। हिलती हुई ट्रेन के अंदर तीनों ने सांस ली, लेकिन पीछा खत्म नहीं हुआ था। अंधकार के सदस्य मोटरसाइकिल और गाड़ियों से ट्रेन का पीछा कर रहे थे। वे चलती ट्रेन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे, जिससे ट्रेन की खिड़कियां टूट गईं और यात्रियों की चीखें गूंज उठीं। स्थिति अराजक हो गई। तीनों को यात्रियों की रक्षा करते हुए और डिब्बों को बदलते हुए पीछा करने वालों का सामना करना पड़ा। ईवा ने ट्रेन के दरवाजे को ढाल बनाकर बाहर के दुश्मनों पर जानती है गोलीबारी की और खान ने स्नाइपर राइफल से दूर से आ रही गाड़ियों के टायर फोड़े। प्रिया ने बहरूपिया को खोजने के लिए ट्रेन के अंदर तलाशी शुरू कर दी। वह अनगिनत यात्रियों के बीच से होते हुए आगे बढ़ी। बहरूपिया भेष बदलने में माहिर था। वह निश्चित रूप से आम यात्रियों के बीच मिला हुआ था। प्रिया ने सभी लोगों के चेहरों और हरकतों को ध्यान से देखा। घबराए हुए यात्रियों के बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी जो विशेष रूप से शांत था, उसकी नजर में आया। वह अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें अखबार पर नहीं बल्कि बाहर पीछा करने वालों पर थीं। मिल गया, प्रिया ने धीरे से कहा। जैसे ही वह उस आदमी के पास जाने लगी, आदमी ने उसे देख लिया और पहले ही हरकत में आ गया। उसने अपने बगल की एक महिला को बंधक बना लिया और उस पर बंदूक तान दी। हिलो मत, हिले तो इस औरत को गोली मार दूंगा। वही बहरूपिया था। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखें सांप की तरह ठंडी और चालाक थीं। ट्रेन के अंदर सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। प्रिया ने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर ली। बहरूपिया ने बंधक को ढाल बनाकर ट्रेन के इंजन कक्ष की ओर पीछे हटना शुरू कर दिया। वह ट्रेन पर कब्जा करके इस स्थिति से भागने की योजना बनाने वाले हैं रहा था। पीछा करने का खेल अब एक चलती ट्रेन के बंद स्थान में
बंधक संकट की सबसे खराब स्थिति में बदल गया था। प्रिया को बहरूपिया का सामना करते हुए उसकी अगली चाल का अनुमान लगाना था। उसकी पीठ के पीछे ईवा और खान बाहरी दुश्मनों को रोक रहे थे। उनकी किस्मत अब ऊबड़ खाबड़ पटरियों पर दौड़ती एक पुरानी ट्रेन के साथ एक अज्ञात अंधेरे में खिंची जा रही थी। ट्रेन घने अंधेरे को चीरती हुई एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में प्रवेश कर गई। एक तरफ खड़ी चट्टान थी और दूसरी तरफ एक अंतहीन गहरी घाटी। बहरूपिया ने बंधक को आगे करके इंजन कक्ष पर कब्जा कर लिया और ड्राइवर को ट्रेन न रोकने की धमकी दी। उसकी योजना सीमा पार करके अपने इलाके में भाग जाने की थी। प्रिया ने बहरूपिया से बात करके समय निकालने की कोशिश की। उसने उसे उत्तेजित न करते हुए बातचीत के माध्यम से उसका ध्यान भटकाने का प्रयास किया। इस बीच खान ट्रेन की छत पर चढ़कर इंजन कक्ष में प्रवेश करने का मौका तलाश रहा था और ईवा बचे हुए पीछा करने वालों को निपटाकर पीछे की सुरक्षा कर रही थी। लेकिन बहरूपिया एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने प्रिया के इरादे को भांप लिया और बंधक को और भी क्रूरता से धमकाने लगा। उसने ट्रेन की गति को अधिकतम करने के लिए चिल्लाया। पुरानी ट्रेन चीखते हुए पटरियों पर खतरनाक रूप से दौड़ रही थी। एक मोड़ पर ट्रेन इतनी जोर से हिली कि लगा जैसे वह पटरी से उतर जाएगी। तभी ट्रेन की छत पर मौजूद खान ने हरकत की। उसने इंजन कक्ष के एक छोटे वेंटिलेशन छेद से अंदर एक आंसू गैस का गोला फेंक दिया। जैसे ही सफेद धुआं इंजन कक्ष में भरा, बहरूपिया घबराकर खांसने लगा। बंधक को पकड़े हुए उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और इस मौके पर महिला ने उसकी बांह पर काटकर खुद को छुड़ा लिया। अब मौका है। प्रिया ने इंजन कक्ष की ओर छलांग लगा दी। गुस्से में बहरूपिया ने उस पर गोली चलाई, लेकिन हिलती हुई ट्रेन में उसकी गोली चूक गई। प्रिया ने उसके पास पहुंचकर एक भयंकर हाथापाई शुरू कर दी। संकरे इंजन कक्ष में दोनों के शरीर उलझ गए। बहरूपिया अपेक्षा से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह निश्चित रूप से एक पूर्व विशेष बल का सदस्य था। उसकी हरकतों में एक अनुभवी की कुशलता थी। इस बीच ट्रेन ड्राइवर के बिना नियंत्रण से बाहर हो गई थी। आगे एक तेज ढलान और एक टूटा हुआ पुल था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ट्रेन घाटी में गिर जाएगी। ईवा ने घबराहट में चिल्लाया, ट्रेन को रोको, हम सब मर जाएंगे। वह इंजन कक्ष की ओर दौड़ी और प्रिया से लड़ रहे बहरूपिया को अलग करने की कोशिश की, लेकिन तीनों के उलझने से ट्रेन का ब्रेक सिस्टम टूट गया। अब ट्रेन को रोकने का कोई तरीका नहीं था। प्रिया ने दांत भींच लिए। वह बहरूपिया की गर्दन दबाकर उसे काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह पूरी ताकत से विरोध कर रहा था। तभी उसकी नजर आपातकालीन कपलिंग रिलीज लीवर पर पड़ी। यह इंजन को डिब्बों से अलग करने का उपकरण था। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर बहरूपिया को धकेला और लीवर की ओर छलांग लगा दी। एक बड़े झटके के साथ इंजन डिब्बों से अलग हो गया। बहरूपिया के साथ वाला इंजन टूटे हुए पुल के पार अंधेरे में गिर गया और बचे हुए डिब्बे जड़ता के कारण पटरियों पर फिसलने लगे। ईवा और खान ने पूरी ताकत से हैंड ब्रेक घुमाया। लोहे के घिसने की कर्कश आवाज गूंजी और डिब्बे चट्टान के किनारे पर खतरनाक रूप से रुक गए। डिब्बों में सन्नाटा छा गया। सबने सांसें रोक रखी थीं, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे जिंदा हैं। प्रिया टूटे हुए इंजन कक्ष के दरवाजे से टिककर हाँफ रही थी। बहरूपिया भाग गया था, लेकिन उसने यात्रियों और अपने साथियों की जान बचा ली थी। उसके चेहरे पर राहत के साथ साथ मिशन की विफलता की कड़वाहट भी थी। तभी खान ने उसे एक छोटी सी चीज दी। यह उसे इंजन कक्ष की छत से मिली थी। यह बहरूपिया द्वारा गिराई गई एक छोटी स्टोरेज डिवाइस थी। हो सकता है कि इसमें अंधकार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो। चट्टान के किनारे पर हुई यह हताश लड़ाई भले ही आधी अधूरी सफलता थी, लेकिन यह पूरी तरह से विफलता नहीं थी। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सुराग हासिल कर लिया था, लेकिन यह सुराग उन्हें कहां ले जाएगा यह कोई नहीं जानता था। चट्टान के किनारे रुकी ट्रेन में रात बिताने के बाद सुबह होते ही एक हेलीकॉप्टर पहुंचा। प्रिया, ईवा और खान थके हुए शरीर के साथ हेलीकॉप्टर पर चढ़े। सभी यात्री सुरक्षित थे और वे नायक बन गए थे, लेकिन तीनों के चेहरे पर खुशी नहीं थी। बहरूपिया भाग गया था और अंधकार का पीछा अब और भी तेज होने वाला था। सुरक्षित घर लौटते ही उन्होंने बहरूपिया द्वारा छोड़ी गई स्टोरेज डिवाइस का विश्लेषण शुरू कर दिया। एन्क्रिप्शन जटिल था और इसे डिक्रिप्ट करने में काफी समय लगा।
कई दिनों और रातों के विश्लेषण के बाद वे अंततः एन्क्रिप्शन का एक हिस्सा तोड़ने में सफल रहे। उसमें चौंकाने वाली जानकारी थी। स्टोरेज डिवाइस में अंधकार के वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड और दुनिया भर में फैले उनके गुप्त एजेंटों की एक आंशिक सूची थी। और उस सूची में विभिन्न देशों की समंदार का सरकारों और सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी थे। अंधकार केवल एक आपराधिक संगठन नहीं था, वे पहले ही विभिन्न देशों के सत्ता के केंद्रों में गहराई तक घुसपैठ कर चुके थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनका अगला लक्ष्य स्पष्ट रूप से बताया गया था। वे कुछ दिनों बाद होने वाली एशिया प्रशांत सुरक्षा शिखर सम्मेलन को निशाना बना रहे थे, एक ऐसी जगह जहां विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और रक्षा मंत्री इकट्ठा होने वाले थे। अगर वहां कोई आतंकवादी हमला होता तो उसके परिणाम कल्पना से परे होते। यह एक ऐसी भयानक योजना थी जो पूरी दुनिया को अराजकता में डाल सकती थी और एक नया युद्ध छेड़ सकती थी। अब समय नहीं था। तीनों ने तुरंत ब्रिगेडियर राठौर को यह जानकारी दी। सूचना शीर्ष कमान तक पहुंचाई गई और सुरक्षा शिखर सम्मेलन स्थल को तुरंत उच्चतम स्तर के अलर्ट पर रखा गया और टीम भेड़िया को एक नया मिशन सौंपा गया। सुरक्षा शिखर सम्मेलन स्थल में घुसपैठ करके अंधकार के आतंकवादी हमले को रोकना और उनके आंतरिक सहयोगी का पता लगाना, यह एक लगभग असंभव मिशन था। उन्हें अभेद्य सुरक्षा को भेद कर घुसपैठ करनी थी और अनगिनत राष्ट्राध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच छिपे दुश्मन को खोजना था। यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। ऑपरेशन से एक रात पहले तीनों चुपचाप अपने उपकरण जांच रहे थे। प्रिया अपनी स्नाइपर राइफल के स्कोप को साफ कर रही थी, ईवा छोटे बम बना रही थी और खान हैकिंग उपकरण जांच रहा था। उनके चेहरों पर तनाव था लेकिन डर नहीं था। अनगिनत खतरों का सामना करने के बाद उनके बीच अब एक अटूट विश्वास था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। ईवा ने सबसे पहले कहा, यह काम खत्म होने के बाद चलो ठंडी बियर पीते हैं मेरी तरफ से। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी पिलाई हुई बियर शायद अच्छी नहीं लगेगी। खान ने दोनों को देखते हुए चुपचाप कहा, जिंदा लौटकर सब साथ में पिएंगे। तीनों की निगाहें हवा में मिली। वे अब अलग अलग शिकारी नहीं थे, वे एक ही लक्ष्य की ओर अंधेरे में एक साथ चलने वाले एक झुंड भेड़िया थे। नारकीय प्रशिक्षण शिविर में पहली मुलाकात से लेकर लाइट हाउस की लड़ाई और चट्टान के किनारे की ट्रेन तक, इन सभी समयों ने उन्हें एक ही तलवार की धार की तरह तेज बना दिया था। सुबह होते ही वे ऑपरेशन स्थल की ओर बढ़े। उनकी उपस्थिति अंधेरे को चीरकर सुबह का स्वागत करने वाले भेड़ियों की तरह अकेली लेकिन मजबूत थी। वे एक बड़ी त्रासदी को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर स्वेच्छा से परछाई में चले गए। दुनिया उनके अस्तित्व को नहीं जानेगी, लेकिन वे जानते थे कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण है। सुबह की ठंडी हवा में परछाई वाले भेड़ियों का अंतिम शिकार शुरू हो रहा था। एशिया प्रशांत सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कन्वेंशन सेंटर एक अभेद्य सुरक्षा घेरे से घिरा हुआ था, लेकिन टीम भेड़िया पहले ही अपने तरीके से अंदर घुसपैठ कर चुकी थी। प्रिया एक सफाई कर्मी के रूप में, ईवा एक सुरक्षा गार्ड के रूप में और खान एक संचार तकनीशियन के रूप में अपनी अपनी जगहों पर तैनात थे। उनके कान में लगे छोटे से रेडियो के माध्यम से लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था। सबसे पहले खान ने हरकत की। उसने संचार कक्ष में घुसपैठ करके इमारत के सभी निगरानी कैमरों के फुटेज पर कब्जा कर लिया। अब वह इमारत की हर हरकत को अपनी हथेली पर देख सकता था। उसने रेडियो पर अंधकार के संदिग्ध सदस्यों के स्थान की जानकारी प्रिया और ईवा को दी। ईवा सुरक्षा टीम में घुल मिल गई और स्वाभाविक रूप से संदिग्धों के पास पहुंचकर उन्हें निष्क्रिय करने लगी। उसकी हरकतें तेज और गुप्त थीं। साइलेंसर लगी पिस्तौल और हाथापाई कौशल का उपयोग करके उसने किसी की नजर में आए बिना एक एक करके दुश्मनों को खत्म कर दिया। प्रिया का मिशन सबसे महत्वपूर्ण था। वह इमारत के सामने एक ऊंची इमारत की छत पर एक स्नाइपर के रूप में तैनात थी। उसकी भूमिका अंधकार के आंतरिक सहयोगी का पता लगाना और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में आतंकवादी के मुख्य सदस्य को निशाना बनाना था। उसने अपने स्कोप से सम्मेलन हॉल के अंदर का जायजा लिया। अनगिनत वरिष्ठ अधिकारी, उन्हीं में से कोई एक गद्दार था।
समय बीतने के साथ तनाव बढ़ता गया। राष्ट्राध्यक्षों के भाषण शुरू हुए और सम्मेलन अपने चरम पर था। तभी खान की घबराई हुई आवाज आई, मिल गया, यह एक बम है, मंच के ठीक नीचे लगाया गया है, केवल 5 मिनट बचे हैं। स्थिति तुरंत एक विस्फोटक मोड़ पर आ गई। ईवा तुरंत मंच की ओर बढ़ी, लेकिन वह क्षेत्र पहले से ही कड़ी सुरक्षा से घिरा हुआ था और पहुंचना असंभव था। बम को निष्क्रिय करने या लोगों को निकालने का समय नहीं था। प्रिया ने स्कोप के माध्यम से गद्दार को खोजने के लिए बेतहाशा अपनी आंखें घुमाईं। उसे उस व्यक्ति को खोजना था जिसके पास बम को विस्फोट करने वाला रिमोट था। उसने सभी लोगों के चेहरे के सूक्ष्म भावों और हाथों की हरकतों पर नजर रखी और अंत में उसने उसे ढूंढ निकाला। एक देश का उप रक्षा मंत्री वह भाषण सुनने का नाटक कर रहा था, लेकिन अपनी जेब में एक छोटा सा डेटोनेटर टटोल रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। झिझकने का समय नहीं था। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। उसकी दुनिया में केवल स्कोप के अंदर का लक्ष्य और ट्रिगर पर रखी उंगली का एहसास था। उसका दिल जैसे रुक गया था। थाइय। साइलेंसर से निकली गोली की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा था। उप रक्षा मंत्री के हाथ में पकड़ा डेटोनेटर गोली लगने से टुकड़े टुकड़े हो गया। वह दर्द से चीखते हुए अपना हाथ पकड़कर बैठ गया। सम्मेलन हॉल में तुरंत अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा गार्डों ने उसे दबोच करते हैं और उप रक्षा मंत्री के हाथ जान से बात करते हैं लिया। और इस बीच ईवा ने मंच के नीचे से बम को सुरक्षित रूप से हटा लिया। सब कुछ खत्म हो गया था। सबसे बड़ा आतंकवादी हमला होने से ठीक पहले रोक दिया गया था। कुछ दिनों बाद प्रिया ब्रिगेडियर राठौर के कार्यालय में थी। इस मिशन की सफलता के लिए उसे एक विशेष छुट्टी मिली थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। अंधकार का आंतरिक सहयोगी पकड़ा गया था, लेकिन वह भी केवल एक छोटी सी कड़ी थी। उसके पीछे का विशाल संगठन अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था। ब्रिगेडियर राठौर ने उसे एक नया फाइल फोल्डर दिया। उसके अंदर एक आदमी की तस्वीर थी। प्रिया ने वह चेहरा पहले देखा था, चट्टान के नीचे गिरे इंजन में, जो आखिरी तक उससे लड़ता रहा था। बहरूपिया। वह जिंदा था। अनुमान लगाया गया था कि वह गिरने से ठीक पहले नदी में कूदकर भाग गया था और अब वह एक नई गतिविधि की तैयारी कर रहा था। ब्रिगेडियर राठौर ने धीरे से कहा, लगता है छुट्टी रद्द करनी पड़ेगी। एक नया मिशन है। प्रिया ने चुपचाप तस्वीर को देखा। उसकी आंखें फिर से ठंडी चमकने लगीं। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब असली शुरुआत थी। परछाई को पकड़ने के लिए उसे एक और परछाई में उतरना था। उसने चुपचाप फोल्डर बंद कर दिया। उसके कंधे के पार खिड़की के बाहर एक और अंधेरा छा रहा था और उस अंधेरे में कहीं एक नई परछाई उसका इंतजार कर रही थी।